Students, so now in today's SCP lecture we are going to study about unit 1 elements of protection, and in elements of protection we are going to study about the principle and working of protective transformer. ओके, तो आज के लेक्चर में हम जो प्रोटेक्टिव ट्रांसफॉर्मर है उसका प्रिंसिपल और वर्किंग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव ट्रांसफॉर्मर्स, उसमें मेन जो है वो है करंट ट्रांसफॉर्मर, या तो उसको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है, और दूसरा है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले हम करंट ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो उसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो आप डायग्राम में देख सकते हो। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको लैमिनेटेड कोर के ऊपर वाउंड किया जाता है, यानी कि सर्कुलर कोर है जिसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग को वाउंड किया गया है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है वो उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम रहते हैं, जबकि जो वायर की थिकनेस है वो ज़्यादा रहती है। ओके, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग कंप्राइजेस ऑफ थिक वायर ऑफ फ्यू टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि प्राइमरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, जबकि जो थिकनेस है वायर की वो ज़्यादा रहती है। ये जो वायर है उसको लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा रहते हैं, जबकि जो वायर की थिकनेस है वो थिन रहती है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग कंप्राइजेस ऑफ मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन वायर। तो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके साथ रिले कॉइल को कनेक्ट किया जाता है। अब ये करंट ट्रांसफार्मर अगर मेज़रमेंट के पर्पस के लिए यूज़ किया जाए तो रिले कॉइल की जगह पे एमीटर या तो वॉट मीटर की करंट कॉइल या तो एनर्जी मीटर को कनेक्ट किया जाता है। उस टाइम पे जो करंट ट्रांसफार्मर है उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की तरह भी कहा जाता है। अब जब भी सीटी को यानी कि करंट ट्रांसफार्मर को लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उस टाइम पे प्राइमरी वाइंडिंग में से प्राइमरी करंट आई पे फ्लो होगा और उसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक होता है और उसकी वजह से ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस होता है। Current IS flows through the secondary winding as it is sorted by the relay coil, यानी कि सेकेंडरी में से भी करंट फ्लो होगा और वो जो करंट है उसको हम IS के नाम से लिखेंगे। उसकी वजह से भी कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बट ये जो फ्लक्स होगा प्रोड्यूस वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स मिलेगा फाई वो कोर के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग के एम्पेयर टर्न्स हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग के एम्पेयर टर्न्स से बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं IP/NP इज इक्वल टू IS/NS, यानी कि IP है वो प्राइमरी करंट है जबकि IS है वो सेकेंडरी वाइंडिंग करंट है, जबकि NP यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड NS इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट है उसकी वैल्यू प्राइमरी वाइंडिंग के करंट से बहुत कम रहेगा, क्योंकि जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत कम है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो लेते हैं प्राइमरी करंट वर्सेस सेकेंडरी करंट का तो उसको हम करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। सो दिस इज़ the construction and working principle of the current transformer या तो CT। और अगर मेजरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाए तो रिले कॉइल की जगह पे एमीटर या तो वॉट मीटर की करंट कॉइल या तो एनर्जी मीटर को हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के आप डायग्राम पे से देख सकते हो कि जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम पावर ट्रांसफार्मर की जैसा ही होता है।
अगर उसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसके अंदर भी प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं, जबकि जो वायर की थिकनेस है वो कम रहती है। और प्राइमरी वाइंडिंग जो है उसको लेमिनेटेड कोर के ऊपर वाउंड किया जाता है। ये जो वाइंडिंग है उसको हाई वोल्टेज के साइड कनेक्ट किया जाता है और इसकी वजह से इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलेंगे। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम रहेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ रिले कॉइल को कनेक्ट किया जाता है। अब जब भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर काम करेगा तो प्राइमरी के अंदर करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से फ्लक्स फाई प्रोड्यूस होगा कोर के अंदर। उसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी के साथ लिंक करता है। ओके, हमें पावर ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल पता ही है कि प्राइमरी में करंट देते हैं तो उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी के साथ लिंक होता है और उसकी वजह से सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और उसकी वजह से बाद में सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होता है। ओके, अगर यहाँ पे वीपी को अगर हम प्राइमरी वोल्टेज ले और वीएस को सेकेंडरी वोल्टेज ले, एनपी को नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड एनएस को नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग ले, तो वोल्टेज रेशियो अगर हम लेते हैं वीपी बाई वी एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस मिलेगा। बट यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है वो प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज से बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उससे सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है वो बहुत कम रहते हैं। So this is the working principle and construction of the potential transformer. Now advantages of protective transformer. तो प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहले पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज का यूज़ किया जाता है। ओके, तो हाई वोल्टेज 11 kV से लेके 400 kV तक का वोल्टेज की रेंज रहती है। तो जो प्रोटेक्टिव रिलेज का अगर हम यूज़ करते हैं तो इतने हाई वोल्टेज पे उसको ऑपरेट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसकी वजह से ये जो हाई वोल्टेज है उसको डिज़ायर्ड वोल्टेज तक या तो नेसेसरी वोल्टेज तक स्टेप डाउन करना ज़रूरी होता है। अगर स्टेप डाउन वोल्टेज को ना किया जाए तो जो प्रोटेक्टिव रिले है उसको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो इतने हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो सके। बट उस टाइम पे भी इतने हाई वोल्टेज पे इंसुलेशन प्रोवाइड करना सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो इसके लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो बहुत एसेंशियल है। ऊपर से जो करंट लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है हाई वोल्टेज की वजह से। तो इसकी वजह से जो हाई वैल्यू होती है करंट की उसको स्टेप डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए करंट ट्रांसफार्मर का भी यूज़ किया जाता है, तो जिसकी वजह से करंट की वैल्यू स्टेप डाउन की जाती है। और करंट ट्रांसफार्मर भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं अगर हम प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं? तो CTPT का हम यूज़ करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या है? तो जो भी हाई वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं लाइक 11 kV से लेके 400 किलोवाट तक का, तो ये जो वोल्टेज है उसको हम डाउन कर सकते हैं। ओके, यानी कि हाई वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 110 वोल्ट। 11 kV में से 110 वोल्ट तक हम स्टेप डाउन कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो उसकी वजह से जो रिले कॉइल की जो वोल्टेज रेटिंग है वो भी 110 वोल्ट तक की हो जाएगी। तो उसकी वजह से इंसुलेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर। ओके, तो प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर का यूज़ करके क्या हो सकता है
कि जो हाई वोल्टेज है उसको 110 वोल्ट तक स्टेप डाउन कर सकते हैं, और जितना स्टेप डाउन होगा वोल्टेज उतना ही रिले कॉइल का वोल्टेज रेटिंग भी कम होगा। रिले कॉइल का वोल्टेज रेटिंग कम होगा तो उसकी वजह से इंसुलेशन भी कम चाहिए होता है, यानी कि इंसुलेशन लेवल विल बी रिड्यूस्ड। नाउ सेकंड, तो सेकंड है कि देयर इज़ नो डेंजर ऑफ एक्सपीरियंसिंग द इलेक्ट्रिक शॉक्स एज द वोल्टेज इज़ लेस। अब 11 kV का जो वोल्टेज का शॉक है और 110 वोल्ट का जो शॉक है, ओके, सो देयर इज़ मच मोर डिफरेंस बिटवीन दिस टू वोल्टेजेस। वन इज़ द हाई वोल्टेज, सेकंड वन इज़ द लो वोल्टेज। तो जो शॉक है उसके कोई इतना डेंजरस नहीं होता, यानी कि नो डेंजर ऑफ एक्सपीरियंसिंग द इलेक्ट्रिक शॉक। थर्ड वन है साइज ऑफ द रिले कॉइल इज रिड्यूस ड्यू टू द लेस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, यानी कि प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर का यूज़ करके करंट और वोल्टेज की वैल्यू स्टेप डाउन की जाती है, तो इसकी वजह से जो रिले कॉइल की जो साइज़ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि रेटिंग्स कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से उसके डिज़ाइन में भी डिफरेंस आएगा, और जितना कम रेटिंग होगा उतनी रिले कॉइल की साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगी। फोर्थ वन है सेकेंडरी रेटिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर आर स्टैंडर्डाइज। फॉर द पीटी द सेकेंडरी वोल्टेज इज 110 वोल्ट, सो द रेटिंग ऑफ द रिले कॉइल्स आर ऑल्सो स्टैंडर्डाइज, यानी कि एक IS स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पूरी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो इसकी वजह से जितना प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर का जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जितना वोल्टेज रेटिंग होगा वो ही रेटिंग रिले कॉइल का भी स्टैंडर्डाइज किया जाता है। एंड फिफ्थ वन है द रिडक्शन इन द VA बर्डन ड्यू टू द यूज़ ऑफ द प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्टेप डाउन हो रही है, तो इसकी वजह से जो VA बर्डन होता है वो भी कम हो जाएगा। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एंड प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एंड प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर। तो प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो देयर इज सैचुरेशन ऑफ द कोर एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, एंड टू प्रिवेंट दिस द बिगर साइज ऑफ द कोर इज यूज्ड एंड एयर गैप इज प्रोवाइडेड फॉर द फास्ट एक्टिंग रिले। ओके, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हम उसके कंस्ट्रक्शन से के हिसाब से देंगे। तो सबसे पहले प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जब भी फॉल्ट होता है तो उस टाइम पे जो कोर होती है वो सैचुरेट हो जाती है। कोर सैचुरेट ना हो इसके लिए जो कोर की साइज़ है उसको बढ़ा दी जाती है। ऊपर से एयर गैप को भी प्रोवाइड किया जाता है कि जिसकी वजह से रिले है वो जल्द से जल्द ऑपरेट हो। तो ये है प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। जबकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अगर हम यूज़ करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कोर का कोई भी सैचुरेशन नहीं होता, ऊपर से जो कोर की साइज़ होती है वो भी कम रहती है, बट यहाँ पे जो एयर गैप होती है इट इज़ कंपल्सरी इन द कोर, यानी कि कोर में एयर गैप रखी जाती है। नाउ सेकंड डिफरेंस, तो प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर में जो रेशियो एरर होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है एज़ कम्पेयर टू द फेज एरर, जबकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में दोनों एरर्स है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि फेज एरर एंड रेशियो एरर, बोथ एरर्स आर इम्पॉर्टेंट। नाउ थर्ड डिफरेंस, तो प्रोटेक्टिव करंट ट्रांसफार्मर होता है वो नी रीजन और उसके ऊपर ही ऑपरेट होता है। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन कर्व हमने पढ़ा है। ओके, तो उसमें जो नी पॉइंट होता है उससे उसके ऊपर और वो पॉइंट पे ही करंट ट्रांसफार्मर होता है वो ऑपरेट होता है, जबकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो एंकर पॉइंट से ऊपर कोई भी रीजन पे वो ऑपरेट हो जाता है। फोर्थ वन है कि जो प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर होता है उसमें अगर फॉल्ट करंट चेंज होता है
तो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो रिले का ऑपरेशन है उसके ऊपर भी डिफरेंस आता है, यानी कि वो भी चेंज होता है। ओके, जबकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है। फिफ्थ वन है कि ये जो सब प्रॉब्लम्स है प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर की, तो इसकी वजह से इस टाइप का यानी कि प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर जो है उसका जो डिज़ाइन है वो डिफ़िकल्ट रहता है, जबकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिज़ाइन है, इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर। So these are the main difference between instrument transformer and protective transformer. यानी कि instrument transformer is far better than the protective transformer. Next one is the difference between power transformer and current transformer. यानी कि power transformer and current transformer में क्या difference है। तो फर्स्ट है कि पावर ट्रांसफार्मर का फंक्शन। तो पावर ट्रांसफार्मर का क्या फंक्शन है, तो पावर ट्रांसफार्मर पावर को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज पे ले जाता है। ओके, यानी कि ट्रांसफॉर्म द पावर फ्रॉम वन वोल्टेज टू अदर। जबकि करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो करंट होता है उसकी हाई वैल्यू से उसको लो वैल्यू में ले जाता है, यानी कि इट स्टेप्स डाउन द करंट लेवल। हाई वैल्यू जो होगी करंट की उसको लो वैल्यू पे ले जाता है। नाउ सेकंड डिफरेंस। तो सेकंड डिफरेंस में जो पावर ट्रांसफार्मर रहता है उसमें जो प्राइमरी करंट होता है वो सेकेंडरी के करंट पे डिपेंड रहता है। ओके, यानी कि अगर प्राइमरी में जो करंट होते हैं अगर वो चेंज होता है तो सेकेंडरी का करंट भी चेंज हो जाता है। जबकि जो करंट ट्रांसफार्मर रहता है उसमें जो सेकेंडरी करंट होता है वो प्राइमरी करंट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर प्राइमरी करंट में चेंज होता है तो उसकी वजह से सेकेंडरी का करंट भी चेंज होगा। थर्ड वन है पावर ट्रांसफार्मर जो है वो डू नॉट ऑपरेट अप टू द सैचुरेशन रीजन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग कर्व। यानी मैग्नेटाइजिंग कर्व जो होता है उसका जो सैचुरेशन रीजन होता है वहाँ तक वो ऑपरेट नहीं होता। जबकि जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और उसकी वजह से वो सैचुरेशन पॉइंट आता है वहाँ पे भी वो ऑपरेट होगा जब फॉल्ट होता है तब। ओके, तो करंट ट्रांसफार्मर है ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर फॉल्ट होता है तो अगर सैचुरेशन पॉइंट होता है तो भी वो ऑपरेट हो जाता है। तो these are the difference between power transformer and current transformer.